तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चंपक्कम दोराईराजन केस 1951 के बारे में। देखिए ये केस है क्या। 1927 में मद्रास की गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया और ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था ये किससे रिलेटेड था। ये रिलेटेड था कि मद्रास के मेडिकल और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन किस तरीके से होगा। तो प्रोविज़न क्या था इस गवर्नमेंट ऑर्डर का कि हर 14 सीट्स में से 6 सीट जो हैं वो किसको अलॉट की जाएगी, नॉन ब्राह्मण हिंदू को। 2 सीट जो हैं वो किसको मिलेगी, बैकवर्ड हिंदूज़ को। 2 ब्राह्मण्स को मिलेंगे, 2 हरिजन्स को मिलेंगे, एक एंग्लो इंडियन को मिलेगा और एक मुस्लिम को मिलेगा। तो इस तरीके से 1927 का ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर था मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा, इसने एक रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जो बोन ऑफ कंटेंशन था इस पूरे केस का वो यही गवर्नमेंट ऑर्डर था। होता क्या है कि इस रिजर्वेशन की पॉलिसी के थ्रू ये जो स्टूडेंट है चंपक्कम दोराईराजन, इस स्टूडेंट को, इस लड़की को एडमिशन नहीं मिलता है। जितने इसके मार्क्स थे जितने इसके मार्क्स थे उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको शायद एडमिशन मिल जाता अगर ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ना होता। तो ये जो स्टूडेंट थी ये चली जाती हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये अपना आर्गूमेंट क्या रखती हैं कि इनका जो आर्टिकल 29(2) है फंडामेंटल राइट का वो वायलेट हुआ है, और एट द सेम टाइम जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15(1) के अकॉर्डिंगली जो प्रोवाइडेड है उसका भी वायलेशन होता है। सबसे पहले तो हम समझे कि आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 29(2) जो है ये किससे रिलेटेड है। अब देखिए जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15(1) की तो ये रिलेटेड है डिस्क्रिमिनेशन से, कि जब भी हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट मतलब किसी भी पर्सन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जब भी अगर हम बात हो रिलीजन की, रेस की, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये प्लेस ऑफ बर्थ है। तो देखिए इन पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो लड़की का पॉइंट तो ठीक है क्योंकि रिजर्वेशन जो है ये 15(1) का अगर हम देखें तो ये वायलेशन ही होता है। दूसरा अगर हम बात करें आर्टिकल 29, तो 29(2) की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, और ऐसे दूसरे इंस्टीट्यूट्स जिसको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, एड मिल रहा है, वहाँ पे किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडियन सिटीजन को एडमिशन देने से नहीं रोका जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो किसी खास कैटेगरी से रिलेटेड है, किसी खास लैंग्वेज को बोल रहा है, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित है, किसी पर्टिकुलर रेस से रिलेटेड है। तो दोनों अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही बात किया गया है और यहाँ पे हर फील्ड की बात की जा रही है। ये मामला साथियों चले जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो साथियों चंपक्कम के फेवर में आता है। मतलब कि इस लड़की के जो आर्ग्यूमेंट्स थे आर्टिकल 29(2) के तहत, आर्टिकल 15(1) के तहत, ये बिल्कुल वैलिड थे और हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो इस स्टूडेंट के फेवर में रहा था। अब मद्रास गवर्नमेंट चली जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके मद्रास गवर्नमेंट ने क्या पॉइंट उठाया, तो मद्रास गवर्नमेंट ने पॉइंट उठाया कि देखिए सबसे पहले ये जो आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 46 ऑफ DPSP में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट को जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो भाई DPSP में तो ऑलरेडी लिखा है 46 आर्टिकल, अब इसी को तो हमने फुलफिल किया है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ही किसी प्रोविजन को अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो हम कैसे गलत हो गए। तो मद्रास गवर्नमेंट का भी अगर आप आर्ग्यूमेंट देखोगे तो ये बिल्कुल वैलिड है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा, तो साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ही जजमेंट को वापस से रीइटरेट करा, उसी को दोहराया। उन्होंने बोला कि नहीं, आर्टिकल 29(2) का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है और एट द सेम टाइम आप बात कर रहे हो DPSP के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहली बात वो इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, कानून बना के इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हम बात करते हैं DPSP की, तो DPSP जो है इट कैन नॉट ओवरराइड और एवरेज फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये 2 जजमेंट आपने याद रखने हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया। तो देखो हाई कोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगभग सेम ही है, उस स्टूडेंट के फेवर में गया। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें इस जजमेंट की, तो इम्पोर्टेंस का हमें क्या पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में एक जो कंपैरिजन है वो यहाँ से हमें पता चलता है। और कंपैरिजन में क्या हमें पता चलता है, हमें पता चलता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो सुपीरियर है। फंडामेंटल राइट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा सुपीरियर है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो ये जो जजमेंट था साथियों, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आर्टिकल 15 में
एक नया आर्टिकल ऐड करा गया अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। और ये कौन सा क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज 4 आर्टिकल 15 में जोड़ा गया। और इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया कि आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 15(1) की बात करते हैं, ठीक है, और क्लॉज 2 आर्टिकल 29 की जब हम बात करते हैं, ये किसी भी तरीके से गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं लगाती है कि वो किसी भी इंडियन सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम ना कर सके, ठीक है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया के, और ख़ास करके आप कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम कर सकती है, और इस पर किसी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट पे इम्पोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये था चंपक्कम दोराई रैजन केस। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों, जल्दी दूसरे वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।